गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल में फर्दर पार्ट। पहले हम लोग पढ़ चुके थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे हम लोग, और ट्रिग्नोमेट्री में कई सारा चीज फॉर्मूलाज वगैरह कुछ आइडेंटिटीज था जो हम लिखवा दिए थे आपको। उसके बेसिस पे हम लोग एंगल्स भी निकाले थे और साइन कॉस टैन कुछ एंगल्स का निकालना हम देखे थे। ट्रिपलेट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो भी देखे थे, जैसे कि 15, 75, 90, 37, 53, 90, 45, 45, 90, 30, 60, 90, ये सब हम करके देख चुके थे वहां पे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को ना 0 से लेकर 10 डिग्री तक भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन अब उसको निकालने के लिए एक हमारे पास जुगाड़ है, ठीक है। कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर साइन 30 डिग्री हमको पता है, अगर साइन 35 डिग्री आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग। देखो करना कुछ नहीं है, उसके लिए ना टेबल आता है, जैसे लॉगरिथमिक टेबल आप लोग पता नहीं सुने हो कि नहीं सुनोगे, तो उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है, उसके हेल्प से हम लोग सारे कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बट हम लोग को उतना जरूरत नहीं पड़ता है हम, और जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो आप लोग यूज करोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें आपको साइन कॉस टैन कितना का भी आप निकाल सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए जरूरी है उतना हम लोग यहाँ पे जो हमको फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाला उतना हम लोग देखेंगे। तो जरूरत में 0 से लेकर 10 डिग्री तक भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो देखते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों पैरेलैक्स मेथड से। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा दोस्तों। जैसे आप लोग रेल के पटरी पे अगर खड़े हो तो वो पैरेलल होता है, ठीक है। लेकिन बहुत दूर अगर देखोगे तो वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं वो मिलता हुआ नजर आएगा, बहुत दूर लगेगा कि आपको मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो मिलता नहीं है, ठीक है, बहुत दूर जाके। तो ये एक तरह का एरर है, क्योंकि हमको पता है वहां की पटरी पैरेलल है, लेकिन दिख रहा है हमको मिलता हुआ, तो ये एक तरह का एरर है। तो इसी फेनोमेना को हम पैरेलैक्स एरर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। उसी के बेसिस पे ये मेथड बेस्ड है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि इसके लिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है ना, जैसे मान लीजिए आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने में कई बार आप देखोगे लिखेगा एक्स वाई कर्व, ठीक है, एक्स वाई कर्व बताइए, ठीक है। ठीक है, तो आपको कई बार पूछेगा कि एक्स वाई कर्व बताइए, लेकिन आप अगर देखोगे, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, अगर y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है तो कुछ ऐसा आता है ये, ठीक है ना, ये y इक्वल टू mx का ग्राफ, लेकिन है तो ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन फिर भी इसको कर्व बोलते हैं। ड्रॉ y इज इक्वल टू mx कर्व ऑन xy कोऑर्डिनेट, ऐसा सवाल आपने देखा होगा बचपन में। कहने का मतलब है अगर हम जानते हैं कि y इक्वल टू mx का ग्राफ स्ट्रेट आता है तो इसको कर्व क्यों बोलते हैं, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है दोस्तों कि जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, एक्चुअली वो भी एक कर्व ही होता है, ठीक है ना। इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे पृथ्वी क्या है, गोल है, पृथ्वी क्या है, गोल है, हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने घर का फर्श देखिए, कैसा दिखता है, गोल दिखता है कि सीधा दिखता है, फ्लैट दिखता है। तो दिखता तो फ्लैट है, लेकिन होता वो कैसा है, गोल, लेकिन दिखता कैसा है, फ्लैट। तो वो क्यों फ्लैट दिख रहा है, क्योंकि रेडियस बहुत बड़ा है, इसलिए हमको वो दिखता है। तो हम स्ट्रेट लाइन को या स्ट्रेट सरफेस को, जो प्लेन सरफेस होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे लाइन के लिए बोल सकते हैं कि इट इज एन आर्क ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। कोई रेडियस है जो कि बहुत बड़ा है, उसका छोटा सा आर्क हम लिए हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन। अगर आप देखो यहाँ पे, मान लीजिए कि ये इतना बड़ा सर्कल है, ठीक, अगर हम यहाँ से एक छोटा सा पार्ट इतना दूर का काट ले, अब बताइए एक्चुअली क्या है ये, अब ये एक्चुअली क्या है तो आर्क ना, यही काट के हम इसको यहां से निकाले हैं, ये क्या है, ये तो है तो आर्क ना, इसका रेडियस, ये रेडियस जो कि बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा है, ठीक है। ये सब कंपेरेबल टर्म्स है, ठीक है ना। कंपेरेबल टर्म मतलब जैसे अगर हम चींटी के साइज का मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेरे लिए रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर हम लोग इंसान हैं और इतने छोटे हैं, मतलब 5-6 फीट के हैं, तो हमारे रिस्पेक्ट में अर्थ बहुत बड़ा है। लेकिन यहीं पे अगर बहुत बड़ा आदमी आ जाए, 120 फुट का बहुत बड़ा आदमी, राक्षस टाइप का कोई आदमी आ जाए, तो उसको ये पृथ्वी गोल भी दिखेगा, ठीक, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में इसका रेडियस बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कंपेरेबल टर्म्स है। अब ये कंपेरेबल टर्म्स किस पे डिपेंड करता है? हमारे मेजरमेंट पे, ठीक है ना। जैसे कई बार आप बोलते हो ना कि ये इन्फिनिटी है, ये नेग्लिजिबल है, ये सब एक कंपेरेबल टर्म है, ठीक है ना। जैसे चींटी के साइज का अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेरे लिए अर्थ का साइज, यानी कि अर्थ का साइज छोड़िए, हमारा साइज चींटी के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, ठीक है। उसी तरह जब ब्रह्मांड का कैलकुलेशन करेंगे तो चींटी के साइजेस क्या होंगे? नेग्लिजिबल होंगे, ठीक है। दीज आर द कंपेरेबल टर्म्स। ओके, चलिए मेरे रिस्पेक्ट में एक मानी चींटी है, ऐसा समझिए कि बहुत बड़ा सर्कल है और वहां पे एक चींटी बैठा हुआ है, ठीक है। इस चींटी के लिए ये स्ट्रेट लाइन है, इस चींटी के लिए ये स्ट्रेट लाइन है ना, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? कर्व। एक्चुअली क्या है? कर्व। लेकिन हम इसको अलग कर दिए तो हमको क्या नजर आ रहा है? ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो नोट में दोस्तों लिख लीजिए, यहाँ पे एक बात समझ में आता है कि स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है, किसका? इनफाइनाइट रेडियस का, ठीक है ना। तो इसलिए इसको भी कर्व बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नोट में एक लाइन लिख लीजिए कि स्ट्रेट लाइन, नोट में हाइफन देके लिखिए, स्ट्रेट लाइन is also a curve. Straight line is also a curve of infinite radius, ठीक है। दूसरा, अगर 3D की बात करें, दूसरा यहां तक लिखिए, a flat surface is also a curvature of a sphere of infinite radius, ओके। तो यहां पे आते हैं, तो यानी कि अगर रेडियस बहुत बड़ा है तो स्ट्रेट लाइन को आप कर्व भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको यही समझना है इसमें, ठीक है। चलिए अब जैसे मानिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसको ज्वाइन करें, ए और बी, ए और बी, ठीक है, और ये ओ है, ठीक। और यहाँ पे ये छोटा सा एंगल है थीटा, यहाँ पे छोटा सा एंगल है थीटा, ठीक। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए एल है, ठीक है, और ऐसा समझिए, मैं आपको बताऊं, एक यहाँ पे अजम्पशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि L इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू OA, ठीक है ना, और OB, ठीक है। मतलब OA OB लगभग बराबर होंगे, OA और OB लगभग बराबर होंगे, ठीक है ना। मतलब ये इससे बहुत छोटा है, ये वाला जो लाइन है इस लाइन से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है, और ये काफी दूर लिया गया है। तो पैरेलैक्स यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। मतलब आप इधर से देखो तो ये है पैरेलल, लेकिन दोनों कैसे नजर आ रहा है? दूर में मिलता हुआ। यहाँ पे पैरेलैक्स मेथड चलेगा। तो पैरेलैक्स मेथड कहाँ पे यूज होता है? जहां पे L छोटा हो, जहां पे L किसके कंपैरिजन में छोटा हो? इसके कंपैरिजन में। ये L बहुत छोटा हो, ठीक है ना, या बोल सकते हैं थीटा बहुत छोटा हो, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सब इसके कंडीशंस हैं, ठीक है ना। और थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है थीटा, ठीक है ना। उस केस में हम पैरेलैक्स मेथड यूज कर सकते हैं। तो इन
ये तो एक कंडीशन है इसमें कि दिस इज इक्वल टू दिस वन। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो यहाँ पे तो ये अप्रोक्सीमेटली है OA इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू OB, क्योंकि अगर ये बहुत छोटा है, मान लीजिए अगर ये बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ, समझिए। मान लीजिए कि यहाँ एक परपेंडिकुलर है, ठीक, तो जाहिर सी बात है ये हाइपोटेन्यूज होगा। मान लीजिए ये R है, ये क्या है R, तो ये लेंथ कितना होगा √r² प्लस L², ठीक है। और हमारा असम्पशन क्या है कि L बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, OA के कंपैरिजन में। अगर ये बहुत छोटा होगा तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा तो उसको 0 बोल सकते हैं ना। तो क्या ये अप्रोक्सीमेटली R के बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, यानी ये R है तो ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R ही होगा, ठीक है। और ये बहुत छोटा है इससे, ठीक। अच्छा, तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन एक कर्व भी हो सकता है, एक आर्क भी हो सकता है, एक सर्कल का हो सकता है। और आर्क लेंथ मैंने निकालना आपको बताया था किसमें, प्लेन एंगल में। तो दोस्तों क्या हम यहां लिख सकते हैं कि L बराबर R थीटा। यहां पे ये कर्व नहीं है, यहां पे ये है स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटा है इससे, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन भी क्या एक कर्व होता है ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन के लिए ये जो रेडियस है, क्योंकि मैंने ये कंडीशन दे दिया, तो क्या इस लेंथ के लिए ये इनफाइनाइट रेडियस नहीं हो गया? हो गया ना। तो क्या ये कहानी लिख सकते हैं L बराबर R थीटा? अरे बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं L बराबर R थीटा, ठीक है। और दूसरी बात, थीटा बराबर L अपॉन R, थीटा बराबर L अपॉन R बिल्कुल कर सकते हैं। ये चीज दोस्तों आपको याद रखना है, ये याद रखिए, वही है। तो पैरेलल लेवल का जब भी केस आएगा हम इन बातों पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों ये थीटा किसमें होता है, इसका ऐसे यूनिट क्या है, रेडियन। ध्यान रखिएगा जब भी हम इसको इस टर्म में इस फॉर्मेट पे लिखेंगे तो थीटा रेडियन ही होगा, इसमें थीटा रेडियन ही होगा, आप डिग्री में मत रख दीजिएगा, ठीक है। ये बात को हमेशा याद रखें, ठीक है। इन सारी बातों से एक चीज तो सामने आता है कि मान लीजिए कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि थीटा बहुत छोटा है, थीटा वेरी स्मॉल, थीटा इज स्मॉल। स्मॉल कितना, 0 डिग्री से लगभग 10 डिग्री तक ये चलता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए OAB, ठीक है। व्हेन थीटा इज स्मॉल, अगर ये थीटा छोटा है तो क्या ये दोनों साइज बराबर होंगे? देखो आ गया, एक मैंने एक एग्जांपल समझो, इस मेथड से हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन थीटा इज स्मॉल, वहां देख लीजिए थीटा वेरी स्मॉल है, तो ये वाला साइज इसके बराबर हो सकता है, बिल्कुल होगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। अरे आई बात समझ में, मान लीजिए वो L है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि हम बोले आपको कि ये R, तो क्या कंपैरेटिवली ये भी R ही है, ठीक है ना। बिकॉज इफ थीटा इज स्मॉल then it can also be understood that L is very less than R, ठीक। now I am asking sin theta is equal to what, L upon R है कि नहीं है? cos theta is equal to base R upon R tan theta is equal to L upon R, ठीक है। लेकिन ये दोनों बराबर किस केस के लिए है, जब थीटा बहुत छोटा होगा, याद रखिएगा। अच्छा, अब आप यहां से देखिए, क्या थीटा बराबर L upon R है? यहां भी तो L upon R है। सपोज इफ इट इज 1, देन फ्रॉम 1 ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम 1 आपको क्या नजर आ रहा है कि sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, बिकॉज वहां पे है थीटा भी तो L by R ही है, लेकिन ये थीटा किसमें है, रेडियन में कि डिग्री में? तो आंसर है रेडियन में। चलिए
cos थीटा छोटे एलिमेंट्स के लिए r/r दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। अब अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्यों करा मैंने, क्योंकि ये इसके एग्जैक्टली बराबर तो होगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली वो 1 होगा। तो tan थीटा इक्वल टू अगेन l/r, तो क्या tan थीटा को भी लिख सकते हैं इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अच्छा इन दोनों में देखो RHS बराबर है तो क्या LHS बराबर होगा, क्या ये भी लिख सकते हैं tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, ये टर्म आप याद रखेंगे कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब 0 से लेकर 10 डिग्री तक, आपको ये याद रखना होगा कि sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा, क्योंकि RHS दोनों को बराबर है। ठीक है, वो मुझे वहां से समझ में आता है, इसको लिख लीजिए। अब वीडियो पॉज करिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है हर हाल में, क्योंकि आगे बहुत सारी जगह पे ये आएगा। लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 5 डिग्री, ठीक है ना, और आपके पास अगर कैलकुलेटर हो ना तो आप कैलकुलेटर या फिर नेट से आप रख के भी देखना, ये अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा। ठीक है ना, जैसे बोल दिया कि 5 डिग्री, यानी कि ऐसा समझिए कि sin 5 डिग्री हमको निकालना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे sin, अच्छा डिग्री से रेडियन में तो मैंने उस दिन आपको कन्वर्ट करना बताया है, तो sin 5 डिग्री क्या होगा, 5 डिग्री किसमें बदलने का, रेडियन में। 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, आई थिंक π/180। ठीक है ना, तो डिग्री को रेडियन बनाना है, π/180, और जो भी आंसर आएगा, तो sin 5 डिग्री कितना हो गया, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज 5π/180। ठीक है ना, 5π कितना हो गया, ये हो गया 3.14 और ये 5, तो 5 दिया 15 दशमलव समथिंग और अपॉन 180। ठीक है ना, ये है। देखिए आप कभी भी कैलकुलेशन भी करना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं। पाई का वैल्यू होता है 3.14 अपॉन 180। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत क्लोज होगा, 5 दिया 15, यानी कि 15 दशमलव कुछ 14 25 70 15.7 अपॉन 180। ठीक है, अब इसको आप निकाल लीजिए, 180 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। ये सपोज कर लीजिए कि 16 है, ये 5 का 20, 2 5 7, हाँ ठीक है। अब ये मान लीजिए लगभग 16 है, लगभग क्या है 16 बटा 180। अब इसको आप काटिए, कितना कटेगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। ठीक है, अब दैट इज ये कितना होगा, सो आई थिंक 45.0 तो लगभग आप समझिए कि 400 9 बार में आई थिंक लगभग कटेगा, 45 ना 4 ना 36 4 40, लगभग 8 के आसपास कुछ होगा, 0.08 के आसपास कुछ होगा। ठीक है, तो ये उसका आंसर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों निकालते हैं। कभी 5 डिग्री आप कभी आप करके देख लीजिए, आप अगर कैलकुलेटर है तो करके देख लीजिए। ठीक है ना, आई कैन शो यू, वेट अ मिनट। सो फ्रेंड्स वी कैन सी दैट दिस इज साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है ना, ये आपको इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। ठीक है ना, बट कल जब तक नहीं मिला है तब तक आप ऐसा कर, जैसे 15.7 है ना, और डिवाइड करिए 180 से, तो you'll get 0.087 अप्रोक्सीमेटली, वो तो आपको ऐसे भी करके आ जाएगा। अब देखिए sin 5 डिग्री कितना होता है, sin 5, you can see sin 5 degree, I think you can see it,
दैट इज 0.0871। जो कैलकुलेटर से आया है दैट इज 0.087 एंड यू कैन सी बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब आप कुछ भी कर, जैसे मान लो tan 5 निकालेंगे, अगर मान लो हमसे बोल दिया गया कि बेटा tan 5 निकालो, tan 5 tan 5 डिग्री, तो ये भी क्या थीटा के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली, तो वहां भी आप करोगे 5 इंटू पाई बाई 180, यहाँ भी 15.7 अपॉन 180, ये भी अप्रोक्सीमेटली आपको कितना आएगा 0.087। ठीक है, अब आप देखिए if I do tan 5 you'll get, you can see, I think you can see it 0. I think you can see it clearly, tan 5 degree and you can see tan 5 0.087. okay, so यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि साइन 5 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan 5 डिग्री। तो जहां कहीं भी हमको अप्रोक्सीमेशंस का यूज करना हो इस तरह का हम लोग कर सकते हैं छोटे एंगल्स के लिए। ठीक है ना, छोटे एंगल्स के लिए मतलब 0 से लेकर 10 डिग्री तक ही चलता है। ठीक, चलिए, तो यानी कि हम लोग क्या क्या सीख लिए, 0 से 10 डिग्री तक निकालना सीख लिए। कभी भी आप ऐसा मत करिएगा रेडियन में नहीं बदल, रेडियन में बदलना बहुत जरूरी है, तभी वो इक्वेट करना है। ठीक है ना, और cos थीटा रहे तो सीधा सीधी बात है 1 आ जाएगा उसका। कहने का मतलब है कि 0 से 10 डिग्री तक सीख लिए, 15 डिग्री आ गया, ठीक है, 30 डिग्री आ गया, 37 डिग्री आ गया, 45 आ गया, 53 आ गया, 60 आ गया, 75 आ गया, 90 आ गया। तो 0 से 90 तक में जितना हमको जरूरत का काम था उतना हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अगर देखा जाए, अब यहाँ पे हम लोग जैसे देखिए, अगर आपको पता नहीं पता हो क्वाड्रेंट रूल, बहुत बच्चों को पता होता है ये x और ये y। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, कभी भी रोटेशन में याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और चलते हैं ऐसे ऐसे। 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं, तो ये होता है 90 डिग्री, और ये होता है आपको क्या 180 डिग्री, फिर ये कितना होता है 270 डिग्री, और फिर ये कितना हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा एक कंप्लीट एंगल का कहानी हो गया 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। ठीक है, ओके। ओके, सो ये कंडीशन है आपको। दूसरा, हम लोग यहां से लेकर यहां तक में जितना हमको जरूरत का था उतना हम देख चुके हैं, 0 से लेकर 90 तक में, और 90 से 180 तक चलेंगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारा फॉर्मूला लिखा है, sin a प्लस b sin a माइनस b, वो सब आप याद रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए हम इधर से इधर आते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि sin हमको निकालना है 135, ऐसा हमको निकालने के लिए बोला गया। इसको आप क्या करिए, हालांकि अभी देखिए लंबा लंबा प्रोसेस बता रहे हैं, बाद में आपको छोटा ट्रिक भी बता देंगे, ट्रिक भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो sin 135 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज, इसको आप ऐसे में तोड़िए जो आपको पता हो, मतलब sin 90 पता है और प्लस 45 पता है। ठीक है, अब इसको 80 और 55 में तोड़ लेंगे तो ना 80 का पता है ना 55 का पता है, तो काम नहीं बनेगा, इसमें जुगाड़ डाल के तोड़ना पड़ता है। तो sin 90 प्लस 45, अब इसको क्या लिख सकते हैं sin a प्लस b को, sin 90 इंटू cos 45 प्लस cos 45 इंटू sin
cos 45 इंटू sin 90, उल्टा क्या है, हाँ sin 45 इंटू cos 90। अब देख लीजिएगा इसमें अवेलेबल है cos 90, तो ये क्या हो गया, ये हो गया sin 91 और cos 45 1/√2, अब प्लस cos 90 0 होता है तो ये दोनों मिला के 0 हो गया, दैट इज 1/√2, दैट इज व्हाट 1/√2, 1/√2 आगे, ठीक है, तो निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने cos 135 वगैरह आ गया, cos 135 डिग्री दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसको लिखेंगे cos, ऐसे में तोड़िए जिससे कि आपको पता चले, जैसे 90 + 45 में तोड़ लिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 + 45 दोनों हमको पता है। अब इसको करिए cos 90 इंटू sin 45 प्लस sin 90 इंटू cos 45, ठीक है, cos a प्लस b यहाँ माइनस होगा, ठीक, तो ये हो गया 0, cos 90 0 तो 0 into anything 0 and that is -1 into 1/√2, you can see it is -1/√2, ठीक है। उसी तरह मैं tan 45 निकालता हूं, tan 135 that is equal to tan 90 प्लस 45, ठीक है। हालांकि अगर एक निकल गया तो ये भी कर सकते हैं, tan 135 क्या हो जाएगा, सीधा sin 135 अपॉन cos 135, ठीक है, ये कर लीजिए तो आ जाएगा कितना 1/√2 अपॉन -1/√2 इज माइनस, ठीक है, सिंपल सी बात है ये, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे, इतना हमको करना नहीं है, ठीक है। मैंने तो बताया कि कैसे निकाल सकते, कुछ नहीं आया तो ये तो पता है ही आपको, ठीक है। अब बोलोगे सर इसको 180 - 45 भी कर सकते थे क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर लीजिए, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, ठीक है। अब करके देख लीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, इसको लिखिए sin 180 - 45, वो भी लिख सकते हैं, 135 को वैसे ही काट सकते हैं। अब 180, अच्छा चलिए 180 देख लीजिए, 180 आपको नहीं बताओ, रब कर इसको देख लीजिए, इसको 90 45 इसलिए क्या मेरे को ये दोनों पता था, ठीक है। अगर 180 का पता चले तो 180 - 45 भी कर सकते हैं, और 180 का भी आपको पता है, कैसे हम बताता हूं, सुनिए। sin 180, अभी देखिए दूर जब जुगाड़ बताएंगे ना आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। sin 180 क्या लिख सकते हैं, sin 90 प्लस 90, ठीक है, तो ये हो गया sin 90 इंटू cos 90 प्लस cos 90 इंटू sin 90, cos 90 0 तो इसको 0 कर देगा, cos 90 0 तो इसको भी 0 कर देगा, दैट इज इक्वल टू 0, याद रखें sin 180 इज इक्वल टू 0। अगर cos 180 की बात करें तो cos 180 कितना होगा, cos, मैंने कुछ गड़बड़ करा है क्या, आई थिंक मैंने, अच्छा एक मिनट वो फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा जरा, cos 135 तो निकाल रहे थे तो क्या किए थे, cos 90 प्लस 45 कितना, तो वहां करना चाहिए हमको cos 90 इंटू cos 45 माइनस sin 90 इंटू sin 45, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा और यहाँ ये -1 इंटू 1/√2, ये फॉर्मूला सही कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर वाली सही आया है, बट ये फॉर्मूला थोड़ा सा तो चेक कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, तो यू कैन डू इट। चलिए यहाँ आते हैं, करेक्ट कर लीजिए उसको, और ये cos, इसको भी लिख सकते हैं cos 90 प्लस 90, फिर इसको क्या करेंगे, cos 90 इंटू cos 90 माइनस sin 90 इंटू sin 90, फॉर्मूला देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, cos 90 0 होता है, sin 90 1 और इंटू 1 करते हैं -1, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर आपको 180 का पता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो कि sin 135 वो निकाले हैं, तो sin इसको 180 - 45 भी कर सकते हैं। ये 180 का याद रखना चाहिए, 180 का 270 का याद रखना चाहिए, ठीक है, तो 180 का ये साइन और कॉस आप ध्यान में रखिए, ठीक है ना।
और इसका कर लो, इसको भी कर सकते हैं, दैट इज sin 180 into cos 45 माइनस cos 180 into sin 45। ठीक है, अब sin 180 कितना होता है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस cos 180 कितना होता है -1 into sin 45 1/√2। देखिए 1/√2 आएगा, आंसर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो जो चाहे आप कर सकते हो। आपको किसका पता होना चाहिए, 0 का पता होना चाहिए, 90 का पता होना चाहिए, 180 का, 270 का पता होना चाहिए। ठीक है, 270 का कितना होता है मैं बताता हूं आपको, इसको लिख लीजिए पॉज करके। अब जैसे मान लीजिए कि 270 sin 270 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं sin 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे sin 180 इंटू cos 90 प्लस sin 90 इंटू cos 180। ठीक है, तो cos 90 का टर्म तो 0 हो जाएगा, तो इसको 0 कर देगा ये। sin 90 होता है 1, sin 90 होता है 1 और cos 180 कितना होता है -1, कितना होता है -1, तो कितना हो गया ये वैल्यू -1। ठीक है, अगर cos 270 किया जाए तो कितना हो जाएगा cos 180 प्लस 90। ठीक है, तो कितना हो जाएगा cos 180 इंटू cos 90 माइनस sin 180 इंटू sin 90। ठीक है, अब देखिए cos 90 तो 0, इसको 0 कर देगा, और sin 180 भी 0 है, ये भी इसको 0 कर देगा, दैट इज 0। तो sin 270 और cos 270 आप याद रखिए। ठीक है, ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर 360 का वही होता है जो 0 डिग्री होता है, देखिए वहीं पे है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से आपको समझाते हैं, समझिएगा आसान तरीके से। देखिए दोस्तों, अगर आप बुद्धि लगाइए तो एक बात समझ में आएगा। ठीक है, ये सपोज करिए x, ये x है एंड दिस इज y। जैसे मान लीजिए कि हमको, देखिए दोस्तों समझिएगा बात पूरा, मान लीजिए हमको ना sin 45 निकालना है, और इस बात को अगर आप समझ गए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। sin 45 की बात करेगा, ठीक है, sin 45 की बात करेगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझिए जनरली, चलिए sin 45 की बात करें। ठीक है, तो अगर sin 45 की बात करें तो ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, और ये क्या है 270, और ये क्या है फिर 360। ठीक, तो 45 हम यहां लिख लिए। ठीक, 45 के हिसाब से देखिए। ठीक है, ये समझ में, तो यहां पे जो ये अपॉन ये का रेडियस sin 45, मतलब कि दिस अपॉन दिस का रेडियस जो होता है, मतलब अगर देखा जाए, मतलब मान लो कि ये p है और ये h है, तो ये और यहां तक क्या होगा b। ठीक है, तो sin 45 क्या हो जाएगा p अपॉन h। ठीक है, ये रेडियस है। आई बात समझ में? हम जो आपको बताना चाहते हैं उसको जरा ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम एक जनरलाइज्ड एंगल लेते हैं थीटा, थीटा की बात करें, साइन थीटा।
तो साइन थीटा की बात करें तो ये होगा थीटा, ये होगा पी और ये होगा बी, ठीक है। अच्छा आपको ये पता है कि ये वाला एक्स पॉजिटिव होता है और ये वाला ये वाई पॉजिटिव होता है और ये वाला नेगेटिव वाई और ये वाला नेगेटिव एक्स, ठीक है। ये होता है रेडियस, ये होता है रेडियस। ये रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये समझ लीजिए जो आर है, ये आर जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई आर। अब पी तो पॉजिटिव, अब पी ऊपर की तरफ है, ये ऐसे चलता है, ये इधर से, ठीक है। अब देखिए पी तो पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, तो ये साइन थीटा तो पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 से लेकर 90 तक में 0 to 90 डिग्री में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। अच्छा कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा भी तो इधर है b अपॉन आर, b अपॉन आर। क्या ये भी पॉजिटिव है, तो हाँ ये भी, दिस इज पॉजिटिव और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा p पॉजिटिव अपॉन b, ये भी पॉजिटिव, तो p अपॉन b पॉजिटिव, यानी कि 0 से 90 तक में साइन कॉस और tan क्या होता है, पॉजिटिव। चलिए अब चलते हैं 0 से सॉरी 90 से 180 तक में। अगर कोई एंगल इस क्वाड्रेंट में डिसाइड कर रहा है, अगर कोई एंगल जिस मान लो थीटा अगर ये है, अगर ये इस क्वाड्रेंट में मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो मान लीजिए ये तो आर खाली रहेगा और ये है पी और ये है बी। अगर वो इस क्वाड्रेंट में होता तो ये 90 से 180 में होता। अब ध्यान से देखिए साइन थीटा इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्या होगा P अपॉन आर। अब देखिए P पॉजिटिव है कि नेगेटिव, y में पॉजिटिव और r तो पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, फिर ये पॉजिटिव था, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा में दिस इज नेगेटिव, दैट इज b अपॉन r, लेकिन क्या ये नेगेटिव है क्योंकि ये माइनस b है, क्योंकि वो उस तरफ है, तो cos क्या होगा, नेगेटिव। और tan, अगर tan की बात करें तो p अपॉन माइनस b नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, तो ये क्या नेगेटिव हो जाएगा। तो 90 से 180 में अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या पॉजिटिव है, साइन, क्या पॉजिटिव है, साइन, बाकी cos और tan क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। अब अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या होगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है h/p, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन, साइन होता है तो उल्टा भी हो जाएगा कोसेक, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है और कोई खास बात नहीं है इसमें, ऑल पॉजिटिव। अगर हम इसकी बात करें, अगर थीटा इस क्वाड्रेंट में होता मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होता, ये तो आर, ये पी है और ये बी है, ठीक है। ये है थर्ड क्वाड्रेंट के बाद। अब 180 से 270 में चल रहा है, ठीक है। बाद में आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर मान लो ये थीटा है अगर इस क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा इक्वल क्या होगा, p अपॉन आर। अब p क्या है, नेगेटिव, r क्या है, पॉजिटिव, ये टर्म क्या होगा, नेगेटिव। अगर हम cos थीटा की बात करें तो माइनस इधर b अपॉन आर, लेकिन ये नेगेटिव है ना क्योंकि b नेगेटिव है। और अगर tan की बात करें तो p भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है। यहां देखो, यहां ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया, यहां पे ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों करके ये पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan, tan के साथ साथ cos, ठीक है, याद रखिए। अगर वो इस क्वाड्रेंट में होता, ठीक है, ये है r, ये है p और ये है b। अगर ये थीटा इधर होता तो इस क्वाड्रेंट में होता था, यानी कि 270 डिग्री से 360 डिग्री तक, ठीक है। तो साइन 180, साइन थीटा बराबर माइनस पी अपॉन आर, यहां पे क्या था, माइनस, नहीं, ठीक। और इसमें
sin theta minus by minus p because it is down in downward direction, so that is negative. cos theta बराबर cos theta ये पॉजिटिव है, ये इसी तरफ है b अपॉन r, तो ये पॉजिटिव, ठीक है, बाकी tan बराबर माइनस p अपॉन b, माइनस p अपॉन b दैट इज पॉजिटिव, सॉरी माइनस है ना, इसमें क्या पॉजिटिव हुआ cos और sec, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है ऑल, इसमें क्या पॉजिटिव होता है साइन, साइन या cosec दोनों उसके कॉम्प्लीमेंट्री है, बट बेसिकली हम तो साइन cos tan पे ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। साइन यहाँ पे cos और यहाँ पे sin बाई cos tan, ये आप याद रखिए, ये याद करने का तरीका है और कोई खास बात नहीं है। सेकंड में sin, यहाँ cos और देन sin बाई cos tan, ऐसे याद रखने का तरीका है। सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। इस बात को आप लिखिए, समझिए, ठीक है। सो ओके, चलिए ये बात समझ जाता है कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें cos पॉजिटिव होता है, इसमें tan पॉजिटिव होता है, और जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा। साइन है तो cosec, tan है तो cot और cos है तो sec, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जुगाड़ है, मानने का तरीका है, ठीक है ना। तो इससे हमको ये समझना है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए अब कुछ बातें और देखते हैं, ये भी एक जुगाड़ ही है, ठीक है ना। तो इसको भी समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए, चलिए एक बात तो आप कर लीजिए कि हालांकि अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊं, समझिएगा थोड़ा। अगर ये मान लीजिए कि आपका रेडियस है, ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो गया बेस, ठीक है। सपोज करिए थीटा अगर 0 हो गया, आपको यहां से एक बात समझ में आएगा। सपोज अगर थीटा 0 होते 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 तो इसका साइज क्या होगा, थीटा थीटा कम 4 5 3 2 1, तो p का साइज क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, और 0 upon r, 0 upon anything is what 0। देखिए आपको इसे समझ में भी आ जाएगा। अगर cos की बात करें, cos 0 की बात करें, तो बेस तो ये है ना। अब जैसे जैसे ये सरकेगा, ये यहाँ सरकेगा, तो बेस इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और बढ़ते 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 जगह 0 आ जाएगा, तो ये r, ये वाला पॉइंट किस पे कोइंसाइड करेगा, इस पे। तो क्या वो भी क्या है, वो तो रेडियस ही है ना। तो cos 0 क्या हो जाएगा, बेस दैट इज r, और ये तो r ही है, r upon r क्या होता है 1, ठीक है ना। उसी तरीके से इस पे क्या देखा आपने, sin 0 0 और cos 0 1 देखा ना आपने। अच्छा, अगर हम इसी तरीके से थीटा को 90 डिग्री करें, समझिए sin 90, अगर इसको बढ़ाए बढ़ाते 90 ले गए, तो ये वाला पोर्शन जैसे ये यहाँ आया, तो ये इतना बड़ा हुआ, यहाँ से यहाँ हो गया, फिर जब ये इधर बढ़ा तो ये पूरा इतना बड़ा हो गया। तो ये जो P था, अब ये कितना बड़ा हो गया, R के बराबर हो गया, ठीक है। और ये है जो रेडियस, ये कितना बड़ा हो गया, R के बराबर हो गया। ये तो R था ही, R upon R दैट इज 1। और अगर हम cos 90 की बात करें, cos 90 की बात करें, तो ये है बेस, ये जब ये इधर बढ़ा तो बेस अब इतना छोटा हो गया, और जैसे ही इधर बढ़ेगा तो छोटा होते 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 क्या हो जाएगा 0, तो बेस हो गया 0 upon R, तो दैट इज 0, सिंपल। तो यहां पे देखिए तो sin 90 क्या होगा 1 और cos 90 क्या होगा 0, ठीक है ना। ये ऐसे ही चलता है 0 1 1 0 फिर 0 1, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे sin और cos की, तो sin 0 यहाँ पे क्या होगा 0, cos 0 क्या होगा 1। अब इसी लाइन पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ये वर्टिकल लाइन हुआ। हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखिए तो इधर वाला प्लस है, ये ओरिजिन मानते हैं इसको, तो ये प्लस है तो इधर वाला क्या होगा माइनस, और माइनस 0 तो होता नहीं है। अगर
अगर sin 180 देखें तो ये तो 0 है, इसी लाइन पे है। अगेन यू कैन सी थीटा का 0 कर थीटा का पूरा 180 कर दिया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यू कैन सी दैट बाय जैसा हमने वो देखा वैसा आप वो भी देख सकते हैं, कोई खास बात नहीं। तो sin 180 ये देखिए ना, यहाँ पे ये ऐसे बढ़ेगा परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पूरा बढ़ जाएगा, फिर ये घटते घटते खत्म हो जाएगा। तो ये sin 180 0 और cos 180। अब देखिए cos 180 इधर आ गया, अब बेस इस साइड चला गया इधर, तो ये होगा माइनस, तो नीचे से माइनस, ये याद रखना है आपको। फिर यहाँ पे sin 90 1 cos 90 0, ठीक है। अब उल्टा आ गया तो क्या होगा sin 270, इससे आपको याद रहेगा -1 और cos 270 0। एक चीज याद रखिए, इस कोसाइन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री और साइन, जो साइन का होगा वही उसका उल्टा होगा, ठीक है ना। अगर देखिए sin 0 डिग्री 0 है, sin 0 डिग्री 0 तो 0 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90, 0 + 90 0 90, तो cos 90 क्या होगा, तो जो sin 0 का होगा वही cos 90 का होगा। एक बात आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, sin 0 और cos 90 दोनों 0 होता है, देख सकते हैं, ठीक है। खैर ऐसा भी याद रख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे sin 0 होता है और वर्टिकल लाइन पे cos 0 होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस अपना देखिए बिठा दीजिए, ठीक है। दूसरी बात अब समझते हैं बातों को। यहां पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर देखा जाए, ये इतना लिख लीजिए अलग से, एक जगह लिख के इसको रख लीजिए, ये सबको काम आएगा, ठीक है ना। अब जो बनाते हैं उसका अलग फिगर बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ऐसा करें sin 120 डिग्री, हमसे पूछा गया sin 120 डिग्री कितना होता है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो sin 90 प्लस 30, sin 90 प्लस 30, ठीक। अच्छा अब जरा ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन कौन आता है, 0 डिग्री 180 और 360, और इस पे कौन कौन सा आता है 90 270 आते हैं। चलिए बहुत अच्छा, इस ओके। चलिए अब sin 90 प्लस 30 यहां क्या है, वर्टिकल एक्सिस वाला या हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला, तो आंसर वर्टिकल एक्सिस वाला। मैं फिर से बता रहा हूं, ये बस जुगाड़ है समझने के लिए, आपको याद हो जाएगा, ये सारी बातें याद होना चाहिए क्योंकि आगे आप यही करोगे, ठीक है। तो sin 90 प्लस 30, अब चाहो तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, आपको चाहे तो निकाल सकते हैं, बट मुझे जुगाड़ चाहिए जिसे तुरंत निकाल सके। अब यहाँ 90 है तो वर्टिकल लाइन वाला है, अगर कोई वर्टिकल लाइन वाला आ जाए, ठीक है ना, चेंज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक है। और अगर इस पे रहे नो चेंज, ठीक है। अब यहां हमको समझ में आया कि 90, ठीक है, तो साइन 90 प्लस 30, ठीक है। तो 90 है तो 90 किस लाइन में, वर्टिकल लाइन पे है, तो वर्टिकल लाइन पे क्या करना है, चेंज करना है कि नहीं करना है, तो चेंज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो साइन का क्या लिखेंगे कॉस, और यहां जो है उसको उतार दीजिए 30 डिग्री। पहली बात तो ये कर देना है आपको, यहां तक हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। यहां देखिए 90 है, यहां देखना है, किस जगह पे देखना है, पहले 90, अगर ये 90 है तो वर्टिकल लाइन पे चेंज कर देना है, 90 270 होगा तो चेंज कर देंगे, 0 180 और 360 होगा तो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर 90 है तो चेंज कर दीजिए, साइन का कॉस हो गया और यहाँ 30 आ गया, ठीक। अच्छा अब ये किस क्वाड्रेंट में है, 120, तो 0 से निकलते हैं तो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन, तो ये तो साइन ही है ना। यहां देखना है, यहां नहीं देखना है, यहां देखना है, तो यहां आप इसको प्लस का प्लस लिख दीजिए। अब cos 30 का वैल्यू को पता है, दैट इज प्लस √3/2,
आंसर। ये एग्जांपल नंबर 1। ऐसा आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये है एक एग्जांपल, इसको मान लीजिए 1, इस केस को और इसको मान लीजिए 2, ताकि हम कुछ लिखवा सके इसमें, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ठीक है, नोट में फॉर 1 और उसके अंदर ये लिख लीजिए फॉर 2, नहीं, फॉर प्लस और माइनस साइन, C2। सो फॉर प्लस मतलब यहाँ पे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, तो आपको उसके लिए क्या देखना है, ये, ठीक है ना, C2 मतलब ये वाला 2 एंड चेक इट्स क्वाड्रेंट, तब आपको क्वाड्रेंट देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है क्या करना है, लिख लीजिए इसको। ओके, सो गो फॉर इट। चलिए और एग्जांपल करते हैं, ये आपको एग्जांपल से ही समझ में आएगा, ठीक है। 4-5 एग्जांपल हम कराते हैं और उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये आपके पास लिखा हुआ नोट्स है, आप उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए अगर हम करें साइन, सपोज करिए साइन 150, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60 कर सकते हैं। पहले कहां देखना है, फिर पहले यहां देखना है, ये क्या है, वर्टिकल लाइन पे है तो चेंज करना है cos 60, ये डायरेक्ट उतरता है, ठीक है ना। उसके बाद चेक करना है प्लस है कि माइनस है, उसके लिए यहां देखेंगे। ये 150 जो है ये किस में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, किस में जाता है, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव यानी ये भी पॉजिटिव, तो ये 1/2, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए और भी कुछ करते हैं, अच्छा सर बोला कि सर अगर 180 हो तो चलिए इसे 150, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात 180 है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ये बदलेगा नहीं, साइन का साइन उतरेगा और ये 30 उतरेगा। अब प्लस है कि माइनस है उसके लिए फिर यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन तो पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ लिख देंगे पॉजिटिव, and that is equal to what 130, ठीक है। उसी तरीके से आप tan भी जा सकते हो, ये cos भी, जो भी मर्जी है आपको। tan सपोज करिए tan 150 क्या लिख सकते हैं, tan जो भी अच्छा लगे आपको, 90 प्लस 60 कर लीजिए। अब यहाँ 90 है तो 90 का क्या उतर जाएगा, cot 60, ठीक है। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 150 पे जाता है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, ठीक है। तो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन, यहाँ क्या है tan, तो ये नेगेटिव होगा, खत्म। अब cot 60 कितना होता है, तो 1/√3, ठीक है। अगर आपको 180 अगर यहाँ आता 180 वाला आपको लेना था तो आप 150 सॉरी हाँ tan 150 को लिख के लिख सकते हैं tan 150 डिग्री यानी 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब 180 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई चेंज नहीं करेंगे, tan का tan ही लिखेंगे, tan 30, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री, तो बताइए चेंज होगा कि नहीं होगा, तो साइन है पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये tan 30 1/√2, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। एक बात आप लिख लीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पे किसी में भी किसी क्वाड्रेंट में चले जाइए तो आपको निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको और बताते हैं, लिखते चलिए एग्जांपल्स। ये एग्जांपल, अगर ये कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल 2, ये इसको एग्जांपल 3 कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते चलेंगे, ठीक है। आप वीडियो पॉज पे लिख सकते हैं। चलिए आगे आप तीसरे क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 साइन 225 डिग्री, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 270 माइनस 45, ठीक है। अब 90 और 270 का जो चेंज होता है तो साइन क्या कर देंगे, कॉस, अब बाकी उधर जाएगा 45, ठीक। अब ये 225 किस क्वाड्रेंट में है, तो ये 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉसिबल होता है, tan, लेकिन यहाँ क्या है, साइन, तो माइनस लगेगा, लगा दीजिए, तो माइनस 1/2, सिंपल। आप चाहें तो फॉर्मूला जो मैंने बताया बड़ा वाला वो भी करके देख लीजिए, इतना ही आएगा, ठीक है। अगर यही रहता tan, अब इसमें आप 180 भी करना चाहते हो तो 180 भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए साइन 225, आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि अब बाद में फिर ये सब हम कभी बताने वाले नहीं हैं। साइन 180 प्लस 45, ये भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 180 तो चेंज नहीं करेंगे, साइन 45 लिख देंगे। उसके बाद 225 थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ साइन है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन है, tan नेगेटिव कर देंगे, दैट इज -1/√2। आंसर देखिए दोनों में सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर यही tan 225 होता, अगर ये tan 225 होता, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 270 माइनस 45, ठीक है। अब यहाँ पे 270 है तो चेंज करेंगे, दैट इज cot 45। अब यहाँ पे 225 थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ tan ही तो है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज +1, ठीक है। अब चाहे 180 वाला भी खुद से करके देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके की के प्रॉब्लम को हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तब इसी कंसेप्ट से अगर हमको लिखना है तो इसके जो आइडेंटिटीज है वो हम आपको लिख देते हैं। हालांकि इतना आपके लिए काफी होना चाहिए समझने के लिए। अगर हम 0 से 90 डिग्री में चलते हैं, अगर हम 0 से 90 डिग्री में चलते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस, इसमें कोई जरूरत नहीं, सब पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, बस सब पॉजिटिव होगा। अब 90 है तो इसमें याद रखिए 90 तो चेंज होगा, दैट इज cos थीटा, प्लस हमेशा प्लस ही रहेगा ये, ठीक है। फिर cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा, हम बस sin cos tan ही लेंगे, ठीक है। तो ये होगा cot थीटा, ठीक है। चलिए अब आता है फिर 90 से 180 में चलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में गए, तो साइन का तो पहले हो जाएगा cos थीटा, उसके बाद साइन पॉजिटिव हो जाए तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर cos 90 प्लस थीटा, cos का हो जाएगा साइन, ठीक है। अब cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ है cos, तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ मत देखना है, यहाँ देखना है, ठीक है। फिर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, सो दैट इज cot थीटा, और ये भी हो जाएगा माइनस क्योंकि tan नेगेटिव है, ठीक है। आई बात समझ में? आप चाहे 180 भी कर लो तो भी तो वही आएगा, कोई खास बात थोड़ी है। अगर आप 180 भी कर लो, जैसे साइन 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 180 है ना, तो चेंज नहीं होगा, दैट इज साइन थीटा। और 180 माइनस थीटा, पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज, 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, तो दैट इज साइन थीटा एंड इट इज पॉजिटिव बिकॉज़ दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव, ठीक है। अगर cos 180 माइनस थीटा आ जाए, सो दैट इज cos का cos ही उतरेगा, ठीक है।
और 180 माइनस थीटा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ cos है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। tan 180 माइनस थीटा, इसका उधर जाएगा tan का तो tan ही उतरेगा, tan थीटा 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसी तरह अगर 180 से 270 डिग्री में जाता है, साइन 180 प्लस थीटा, दैट इज 180 तो चेंज होगा नहीं, दैट इज साइन थीटा, सबसे पहली बात है। और 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पे सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बट यहाँ साइन है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। फिर cos 180 प्लस थीटा, so that is cos थीटा, ठीक है। और cos 180 प्लस थीटा, tan पॉजिटिव होगा लेकिन यहाँ cos है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर है आपको tan 180 प्लस थीटा, so that is tan 180 प्लस थीटा, उसमें क्या पॉजिटिव है, tan, यहाँ तो tan, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। उसी तरीके से 180 एक और फॉर्मेट आ सकता है 270 वाला, साइन 270 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा ये, अब 270 तो चेंज होगा, 90 270 में चेंज होता है तो ये हो जाएगा cos थीटा। अब 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, tan, यहाँ क्या है साइन, तो नेगेटिव होगा, ठीक है। cos 270 माइनस थीटा, दैट इज 270 तो चेंज होगा साइन थीटा, ठीक है। 270 माइनस में किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में है, cos है, नेगेटिव होगा, tan 270 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और tan है थर्ड क्वाड्रेंट में तो एक पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब 270 से 360 में से 360 डिग्री तक, फिर वही कहानी, साइन 270 डिग्री माइनस प्लस थीटा, अब यहाँ 270 तो चेंज होगा तो दैट इज cos थीटा। अब 270 प्लस थीटा, ये इस क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है लेकिन यहाँ साइन है, ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। फिर cos 270 प्लस थीटा, तो सीधा ये 270 तो चेंज होगा ही, दैट इज sin थीटा। अब 270 प्लस थीटा में tan पॉजिटिव होता है, यहाँ cos है, नहीं सॉरी 270 प्लस थीटा में cos पॉजिटिव है, यहाँ cos ही है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, tan 270 प्लस थीटा, तो यहाँ 270 तो चेंज है cot थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे cos पॉजिटिव है बट यहाँ tan है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब और भी, जैसे मान लो 360 माइनस किया जाए, 360 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में आने के लिए लिख सकते हैं ना 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो वो भी उसी हिसाब से होगा, देख लीजिए, मैं देख रहा हूं साइन 360, ठीक है, साइन 360, अच्छा जो 360 का होता है वही 0 का होता है, जो 360 का होता है वही 0 का होता है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप यहाँ 360 ना लिख के 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है, बात दोनों सेम ही है। फिर यहाँ से ये साइकिल स्टार्ट होता है, हालांकि 360 बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, साइन 360 माइनस थीटा, मतलब इसमें आएंगे, ये इसमें, सो साइन 360 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे 360 तो चेंज होगा नहीं, साइन थीटा, और 21 क्वाड्रेंट में है 360 माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, यहाँ साइन है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। फिर cos 360 माइनस थीटा बराबर 360 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में है तो cos का तो cos ही रह जाएगा, cos थीटा, और ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फिर tan 360 माइनस थीटा, दैट इज 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो tan हो जाएगा, सीधे सीधे tan ही जाएगा, लेकिन tan यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, cos पॉजिटिव होता है। ये सारी बातें दोस्तों आप लिख लीजिए, ठीक है, और इसको लिख के मैंने जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं मैंने लिखा दिया आपको इसमें,
ठीक है, तो ध्यान रखिए सारी बातें, जितना ही पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो 0 से 90 तक देख लिए। अब 90 के बाद 180 रहे, 180 से 270 रहे, 270 से 360 रहे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बना सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आप पॉज करके लिख लीजिए। एक छोटा सा बात और है, वो भी देखिए। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, सपोज इफ इट इज एक्स, इफ इट इज वाई, तो ये क्या है, अगर ये किधर से किधर, आप इधर गए हो ना, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, आप लिखोगे साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और जो भी हो तो आप लिख सकते हो। लेकिन अगर वही वैल्यू ऐसा, अगर ऐसा है, मतलब ये यहाँ ये गए हो आप क्लॉक, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये कौन सा एंगल है, इसको क्या लिखोगे, ये माइनस थीटा है दोस्तों, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव होता है, साइन माइनस थीटा। अब साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस थीटा कितना होता है, ये माइनस, अब जैसे ये है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो साइन थीटा को निकालना हमको पता है, 0 से 90 तक हम लोग पहले बचपन में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एक और तरीका है लिखने का, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, ठीक है। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो आंसर आप देख सकते हैं, इस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है बस, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अब साइन की जगह क्या लिखें, तो मैं आपको बताता हूँ। इस साइन माइनस थीटा को हम ये भी तो लिख सकते हैं, साइन 0 माइनस थीटा। अब 0 किस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो बदलेगा नहीं, तो साइन माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ 0 है तो साइन का साइन चढ़ेगा, साइन का साइन चढ़ेगा, और यहाँ थीटा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब साइन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वहां सिर्फ cos पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन, यहाँ तो साइन है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा। और अगर cos माइनस थीटा की बात करें, cos माइनस थीटा की बात करें तो वो तो cos थीटा ही हो जाएगा, और tan माइनस थीटा की बात करें तो tan माइनस थीटा, ये भी सॉरी tan माइनस tan थीटा, इसको भी याद रखें, ठीक है। तो ये जितने भी पॉसिबिलिटीज है मैंने आपको पूरे के पूरे बता दिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए आगे फिजिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि कई जगह पे ये सारी बातें आएंगी आपके सामने, ठीक है। इसको लिख लीजिए। इसके शीट्स दोस्तों हम आपको ग्रुप में दे देंगे, आप उसको या अपने ऐप पे डाउनलोड करके बना लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है, और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक एग्जांपल है, एक और कर लेते हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल नंबर सपोज करिए 5th है, तो साइन 127 डिग्री कितना होता है, सर ये तो नहीं पता है, इसको हम 90 प्लस 37 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब दोनों तो पता है ही हमको, अब चाहे इसको एक्सपेंड कर लो डायरेक्ट अपने बुद्धि से, 90 है तो चेंज होगा cos 37, अब ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में 127 है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ भी क्या है साइन ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब cos 37 क्या होता है, पढ़ाया था मैंने आपको नहीं, अगर याद हो बना लीजिए, ये 3 ये 4 ये 5, तो ये आपको ट्रिपलेट किसका, 37 53 और 90 का, 90 यहाँ है तो 37 कहाँ होगा, तो 37 सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटे साइड के सामने वाला एंगल, 3 के सामने क्या है 37 और 4 के सामने वाला 53। अब यहाँ से बना लीजिए cos 37 क्या होगा, दैट इज 4/5, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 4/5, सिंपल। हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको कर लीजिएगा, बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे रहे हैं। साइन 150 क्या होगा, cos 200, cos 200
240 क्या होगा, ठीक है, tan 240 क्या होगा, ठीक है, साइन माइनस 180 क्या होगा, ठीक है। ये सब आप बना लीजिए, ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसके बेसिस पे शीट पे हम आपको ऐप पे डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है। ये है ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पूरा डिटेल जो आपको जानना चाहिए ट्रिक्स पढ़ने से पहले। चलिए, तो ये हुआ आपका ट्रिग्नोमेट्री का सारा डिटेल। अब हम लोग देखते हैं एक और अच्छा चीज है जिसको बोलते हैं लॉगरिथम। दोस्तों आप समझ गए ना बात, 0 से लेकर 90 तक में पूरा का पूरा बता दिया, 0 से लेकर 10 डिग्री तक, फिर 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 37 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 53 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। 0 से लेकर 90 तक में हम सारा बता दिए। उसके बाद भी प्रोसेस करके निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ओके। अब आते हैं लॉगरिथम पे। लॉगरिथम कब काम आता है? तो दोस्तों जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ नहीं, ज्यादा खास हमको नहीं पढ़ना है, आप परेशान मत हो, कुछ इसका ऑपरेशंस आने चाहिए हमको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 का पावर 2, तो बच्चा हाथ उठा के बोलता है 4। 2 का पावर 5, तो बच्चा हाथ उठा के 32, ये कह देता है कि इसे 32, ठीक है। जब ये बच्चा होशियार बन रहा था तो हम बोले कि बता 2 to the power 92 कितना होता है, बच्चा सर अब क्या बोले, अभी आएगा तब ना, करेगा तो बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। तो इन सब पे अच्छा 2 का पावर, मान लीजिए अगर हम ये कर दें कि 0.28 का पावर 5, फिर भी निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स यानी कि पावर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, यानी लॉगरिथम, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे, हमको इसके ऑपरेशंस की आवश्यकता है। बाकी वैल्यूज के लिए आप परेशान मत हो, वैल्यूज इसका लॉगरिथम टेबल से देख के निकालते हैं, ठीक है ना। वो आपको मैथ्स वाले सर बता देंगे, हमको यहाँ कोई काम नहीं है उसका। अगर लॉग से कोई वैल्यू लेना भी होगा तो आपको बुक में दिया रहेगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। क्वेश्चंस में आजकल अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि लॉगरिथमिक टेबल कहीं मिलता नहीं है, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जगह पे, ठीक है ना। तो जो और इंजीनियरिंग में जाने के बाद कैलकुलेटर हो जाएगा आपके पास, तो आपको उसका कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए लॉगरिथमिक टेबल देखना हम आपको नहीं सिखा रहे हैं, बट लॉग के ऑपरेशंस कैसे करे जाए वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक टेबल देखना आपको मैथ्स में आपको समझा दिया जाएगा, ओके। चलिए, चलिए दोस्तों देखिए लॉगरिथम में क्या होता है। सबसे पहले लॉग के सिस्टम को समझिए। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर 2 का पावर 3 या आता है 8, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर, एक्सपोनेंट या पावर, और इसको बोलते हैं वैल्यू, ठीक है। इसको लॉग में लिखना चाहे तो लॉग में क्या लिखेंगे, अगर इसको लॉग में लिखना चाहे तो ये होगा लॉग, और यहां होता है बेस। जब भी लॉग में लिखने का सिस्टम है, ये आप याद रखिएगा, लॉग यहां होता है बेस, ब्रैकेट में होता है वैल्यू, और फिर यहां पे होता है एक्सपोनेंट। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। अब इसको फॉलो करते हुए यहां बताइए, बेस यहां सफिक्स में देंगे तो बेस क्या है 2, यहां पे 2, और वैल्यू कितना है 8, ठीक है। चाहे तो इसको ब्रैकेट दे दीजिए, एंड उसके बाद एक्सपोनेंट कितना है 3, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ब्रैकेट जनरली नहीं दिया होता है, चाहे जैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, log बेस 2, log बेस 2 8, इसको बोलेंगे log बेस 2 log बेस 2 8 का वैल्यू क्या है 3, क्या है 3,
बातें समझ में आपको, जब जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया गया कभी भी जैसे लॉग का, जैसे मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, चलो ठीक है एक और देखते हैं। जैसे मान लो दिया गया log बेस 2 16, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ऐसे समझिए बोलचाल की भाषा में कि 2 का कितना पावर 16 होगा। यहां तो आप जानते हो कि यहां 4 हो जाएगा, सिंपल। अब क्या सिर्फ 2 ही बेस का होता है? ऐसा नहीं, बहुत सारे बेस का होता है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसके बेसिस पे आपको एक लॉगरिथमिक टेबल बनते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। ये एग्जांपल ध्यान में रखिए, या फिर इसको ऐसे अगर प्रॉपर तरीके से देखा, इसको लिखेंगे ऐसे, वैल्यू ऑफ ए इन log बेस 2, ऐसे बोल सकते हैं, इज व्हाट 3, ठीक। चलिए इसको, ये एग्जांपल है, ये इस एग्जांपल को देखते हुए और ये जो मैंने लिखा है इस पे ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बच्चे इसको मतलब ही नहीं समझ पाते कि मतलब क्या है इसका, लिखने का तरीका अगर लिखा हुआ है तो इसका क्या लेना देना, ठीक है। इसको लिख लीजिए। चलिए और चीज देखते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल 1, ठीक है। अगर मान लो कि हमको log 10 100 की बात करें, इसका क्या मतलब है कि 10 का कितना पावर 100 होगा, तो हमको पता है 2, ठीक है। अब ये तो हम जान रहे तो कर दे रहे हैं, बट अननोन भी आ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि log 10 5 आ जाए, ये नहीं पता हमको कितना होता है। तो इसी के लिए दोस्तों आपको क्या होता है कि लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाए, तो इसमें से हम आंसर लिख सकते हैं कि 10 का पावर कितना 5 होगा। यानी कि इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए log 10 को हमको नहीं पता है, तो मान लीजिए कि वो x है, इसका क्या मतलब है 10 का पावर x बराबर 5, आपको x निकालना है। यानी कि सबसे पहले आपको वैल्यू दिया हुआ है और उसका पावर निकालना है, मतलब बेस का पावर निकालना है कितना होगा, ये पहला सवाल है, ठीक। दूसरा सवाल कि जैसे मान लो 2 का पावर 92 क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे log 2, ये तो पता है हमको, वैल्यू नहीं पता है, बराबर 92। अब इसको क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे दोस्तों एंटी लॉग में, एंटी लॉग बेस 2, एंटी लॉग बेस 2 92 का वैल्यू कितना होगा, ये आपको दिया होगा टेबल में। तो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल एक शीट में देखोगे आप लोग गूगल में कर सकते हो। तो यहां पे दोस्तों हमने देखा कि लॉग का कहां यूज आएगा और एंटी लॉग का कहां यूज आएगा, ठीक है ना। तो मतलब लॉग में अगर देखा जाए तो कहां यूज आना है कि बेस का कितना पावर, जैसे मान यहाँ पे है, यानी कि 10 का कितना पावर आपका 100 होगा, तो ये तो जानते थे, तुम लिख दिए। लेकिन लॉग बेस का अगर हम ये पूछे कि 10 का कितना पावर 5 आएगा, वो हमको नहीं पता, उसके लिए हमको लॉग टेबल देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 का पावर 92, ठीक है ना, इसके लिए लॉग काम नहीं आएगा, इसके लिए एंटी लॉग काम आएगा। एंटी लॉग बेस 2 वैसे ही लिखते हैं जैसे लॉग लिखते हैं ना, वैसे ही। अब एंटी लॉग में क्या होता है, एंटी लॉग बेस, यहाँ पे बेस होगा, ठीक है, और यहां पे होगा एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट, और फिर यहां पे होगा वैल्यू, ये, ठीक है। तो दो चीजें यहां पे समझ में आता है, लॉग और एंटी लॉग, ठीक है ना। अगर पावर से हमको वैल्यू निकालना है तो एंटी लॉग का काम होता है, ठीक है। और अगर वैल्यू देखना है और उस बेस का कितना पावर होगा उसके लिए लॉग यूज करेंगे। तो बेसिकली एक्सपोनेंट्स के प्रॉब्लम के लिए हम लोग लॉग और एंटी लॉग का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो था कि लॉग होता क्या है, ठीक है ना। अब कई सारी बातें जो याद रखने लायक है वो हम आपको बताते हैं। चलिए इसको रख लेते हैं। अब देखिए लॉग ना 1 का और 0 का कई बार चर्चे में रहता है, फिजिक्स में कई बार आएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछा गया कि log बेस 2
1 क्या होगा? ठीक है, तो अब सवाल यह क्या है, 2 का कितना पावर 1 होगा? आंसर है 0। अरे भाई 2 का पावर 0 1 होता है ना, अरे एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, ये तो आपको पता ही है। तो log 2 यहां पर 0, अगर log 3 भी रहता, log 3 1 कितना होगा? 0। तो किसी भी चीज का log क्या होता है? किसी भी चीज का log 1, log कोई भी बेस का जिसका वैल्यू 1 आएगा उसका ये 0 होगा, एक्सपोनेंट क्या होगा? 0 आएगा। ये बात आप याद रखें, ठीक। और फिर log 0 दैट इज अनडिफाइंड, जैसे ऐसा पूछा गया log 2 0, अब 2 का कितना पावर 0 आएगा? दैट इज अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड बात है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे अनडिफाइंड। अगर आपके क्वेश्चन में अगर ये आ जाए तो समझ लीजिए आपसे कहीं ना कहीं गलती हुआ है, आपको चेक करना चाहिए, ठीक है ना। log 3 अनडिफाइंड, कुछ भी मतलब अब इसी में कुछ भी आ जाता था, log बेस n 1 बराबर 0, और यहां पे कुछ भी आ जाता log n 0 दैट इज अनडिफाइंड। बात आप याद रखिए, ठीक है। हाँ, एंटी लॉग का ज्यादा काम हम लोग को नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, हम लोग लॉग के टर्म्स में बात करेंगे। बट अब अगर लॉग आ जाए एंटी लॉग आ जाए हमको पता है मैथमेटिकल, बट जो फिजिक्स में काम आने वाली बात है, जो फिजिक्स में काम आने वाली बात है वो लॉग से ही मेरा काम चलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग ज्यादा स्ट्रेस हम लोग लॉग पे ही देंगे, ठीक, इसको याद रखिए। एक दूसरा चीज है जिसको बोलते हैं नेचुरल बेस, और सबसे ज्यादा काम इसी का आएगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन में काम आता है, नेचुरल बेस जिसको बोलते हैं ई, इसका वैल्यू होता है 2.718 आई थिंक लाइक दिस, दैट इज 2.718, यस 2.718, और ये तो बड़ा है 2.72818 ऐसे, बट ये वैल्यू इसको नेचुरल बेस बोलते हैं, ठीक है ना, इसको नेचुरल बेस बोलते हैं। ई को, ई बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इसका सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि आपको उतना नहीं पढ़ना, आप उतना दिमाग मत लगाइए, आप इतना देखिए कि ई का वैल्यू इतना होता है और ई मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि ये इंटीग्रेशन में आता है, ठीक है, शायद आप मैथ्स वाले टीचर बताएंगे, ठीक है। इसको नेचुरल बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेचुरल बेस, क्या बोलते हैं? नेचुरल बेस। तो आपको log बेस e 1 क्या होगा? 0। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ln, इस ln का मतलब ही यही होता है, ये दोनों बराबर होता है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग। सर उल्टा क्यों है? अरे LLB भी तो उल्टा है, ठीक है ना, इससे परेशान मत हो। log e is equal to 1 को हम ln 1 भी लिख सकते हैं, दैट इज 0, एनीथिंग कोई बेस हो तो 0 ही होता है, तो यहां पे 0 है। आई बात समझ में? अच्छा एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए यहां पे ऐसा आ जाए log बेस 2 और यहां 2 कितना होगा? ये 1, बेस से वैल्यू से मतलब 2 का कितना पावर 2 होगा? 1, log 3 दैट इज 1, कोई भी, ठीक है, कोई भी, ठीक है। अगर यहां भी अगर आ जाता ln e तो क्या वैल्यू होगा? 1, सिंपल। अरे आई बात समझ में? ये सिंपल है, ln e का वैल्यू 1 होता है, ln 1 का वैल्यू 0 होता है, ये सारी बात याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग एक बेस फिक्स कर लेते हैं, हमारे लिए जरूरी ये वाला बेस है, इससे हम सारा काम इसी पे काम करते हैं, ठीक है। जो ई बेस के साथ काम करेंगे वही किसी बेस के साथ काम कर सकते हैं, तो इसके लिए आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं, यहां लिखेंगे ln a b, इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ये a इंटू b है, a मल्टीप्लाई बाय b, इसको लिख सकते हैं ln a प्लस ln b, ठीक है। ln a अपॉन b दैट इज ln a माइनस ln b, ठीक है। उसके बाद ln a का पावर x, इसको यहां लिखिए, ये सब ऑपरेशन है लॉगरिथम का, ठीक है ना, x ln a, x को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और ये लिख देंगे x ln a, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको
ये तीन चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ln a प्लस b दैट इज इक्वल टू ln ab, ये लॉग का ऑपरेशन है, लॉगरिथमिक ऑपरेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये हुए लॉग के आपके जितने भी ऑपरेशंस हैं, तो मैंने आपको लिख दी, उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हुए थोड़े बहुत जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और तो और ठीक है, एक होता है, चलिए ठीक है, यहां तक आपका लगभग मैथमेटिकल टूल्स जो है जिसमें थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपको बार बार आएंगी वो सब हम चीज में ले चुके हैं। पैरेलल मेथड आपको बता चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री बता दिए, लॉगरिथमिक बता दिए, ठीक, लगभग इतना ही और आएगा तो और भी बताएंगे, ठीक है। बट मोस्टली इतना तक में आपका मैथमेटिकल टूल्स काफी है। अब इसी मैथमेटिकल टूल्स में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, वेक्टर और कैलकुलस, फिर ये बड़ा बड़ा पोर्शन है थोड़ा, बट इससे पहले हम लोग मेजरमेंट पढ़ लेंगे, ठीक है ना। मेजरमेंट के बाद फिर हम लोग वेक्टर और कैलकुलस पे चलेंगे, ठीक है। बट मैथमेटिक्स में जितने छोटे छोटे चीज आने वाले थे वो मैंने आपको करा दिए। चलिए अब एक और, अब छोटा सा इसमें डायमेंशंस के टर्म्स में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है डायमेंशन के टर्म्स में, मतलब साइन का, कॉस का, उसमें कुछ वैल्यूज करके डायमेंशन पूछा जाता है उसका, तो मैं आपको कराता हूं, समझिए। जैसे मान लो एग्जांपल 1, एक बात आप समझ लीजिए, नोट में एक लाइन आप कर लीजिए, ठीक है ना। e टू द पावर x, कुछ भी, कोई भी, मतलब e का पावर x, पावर कुछ भी रहे, ये डायमेंशनलेस होता है। y ऐसा ऐसा समझ लो, देन x एंड y आर डायमेंशनलेस, हमेशा ऐसा होगा, डायमेंशनलेस, ठीक है। दूसरा साइन x इज इक्वल टू y, ये दोनों भी डायमेंशनलेस है, साइन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, देन x एंड y आर डायमेंशनलेस, ठीक। फिर आगे log x, कोई भी बेस का, ठीक है, इक्वल टू y, अगेन देन x एंड y आर डायमेंशनलेस, ठीक है ना। इसके अंदर में जो भी रहेगा वो भी डायमेंशनलेस होगा, और यहाँ जो रहेगा वो भी डायमेंशनलेस होगा। बोलो बात ही समझ में, इस तरह से बात याद रखिए। अब इसमें एग्जांपल देखिए, अब कई बच्चे कई जगह मिलेगा और मेरे से बच्चों ने पूछा भी है ऐसे सवाल। जैसे मान लीजिए कि बोला गया आपको y बराबर साइन 80 ऐसा, ठीक है, और t इज टाइम, तो a का डायमेंशन बताइए, डायमेंशन ऑफ a, ये पूछा गया सवाल, ठीक है। इसमें कहीं से कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, साइन के पहले कुछ नहीं है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक। तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, अंदर वाले भी ब्रैकेट में जो भी है, ठीक। अब t क्या है, टाइम, तो अब टाइम का डायमेंशन t है, उस t को उड़ाने के लिए a का डायमेंशन होगा, क्योंकि इसको डायमेंशनलेस होना है, इसको क्या होना है, डायमेंशनलेस होना है। आई बात समझ में? डायमेंशनलेस का मतलब क्या, l का पावर 0, m का पावर 0, इस सबको 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये डायमेंशनलेस है तो at बराबर 1, ठीक है। अब इसका डायमेंशन होता है t, कर लीजिए, तो a बराबर 1/t, सिंपल। इतना करने की आवश्यकता नहीं, आप देख के बता सकते हैं। 80 डायमेंशनलेस होना है, t टाइम है तो नीचे टाइम होगा तब ना कटेगा ऊपर नीचे से, समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2, ये एग्जांपल 1 मान लीजिए, एग्जांपल 2 है, मान लीजिए साइन ax प्लस bt, ठीक है, इक्वल टू y, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ a और डायमेंशन ऑफ b पूछ लिया गया, बताइए क्या होगा। अब हमको पता है कि ये तो डायमेंशनलेस है, यहाँ अच्छा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि x इज डिस्टेंस और t इज टाइम, ये दिया हुआ है सवाल में, ठीक। अब ये डायमेंशनलेस होना है, x मीटर में है तो a जाहिर सा बात है 1/मीटर में होना चाहिए, तभी तो मीटर से मीटर कटेगा, ठीक है।
तो डायमेंशन ऑफ, अच्छा x मीटर में है तो उसका डायमेंशन क्या होगा l, तो ये जाहिर सी बात है l इनवर्स होना चाहिए, और ये टाइम t है तो b का जाहिर सी बात है t इनवर्स होना चाहिए, सीधी बात। ये l इनवर्स, ये t इनवर्स, तभी तो वो डायमेंशनलेस बनेगा। तो ये बुद्धि से आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल पहले इसको लिख लीजिए। और देख लीजिए, अब इसे मान लो y बराबर e टू द पावर x प्लस bt, ऐसा आ गया, x मीटर और t टाइम, ऐसा आ गया, ठीक। अब a और b का डायमेंशन ऑफ a क्या होगा भाई, अब डायमेंशन ऑफ a, ठीक है ना, अब a, अब ये मीटर में है तो ये राइट मीटर इनवर्स होगा, तो l इनवर्स सीधा आंसर, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, t इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पूछ लिया गया y बराबर a का पावर n sin ओमेगा t, ऐसे पूछ लिया गया, ठीक। अब बोला ये गया कि y का डायमेंशन मीटर है, y का यूनिट मीटर है, ठीक है, और t जो है वो टाइम है, ठीक। तो हमसे पूछा गया वैल्यू ऑफ n, ये दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 कर लीजिए इसको। वैल्यू ऑफ n क्या होगा, तीसरा डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या होगा, पहली बात ये। अब देखना ये है कि ये साइन का कोई भी वैल्यू या ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो होता है, वो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। y किसमें है, मीटर में है, y किसमें है, मीटर में है, और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसका भी क्या होना पड़ेगा, मीटर में होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, अच्छा ये भी हम लिख देंगे a इज मीटर, a भी मीटर में, ठीक है। तो ये अगर मीटर में है तो इस पूरे को भी मीटर होना चाहिए, जिसमें कि इसका तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो जो दारोमदार है वो इसी के ऊपर है, तो a तो मीटर में ही है, तो मीटर का कितना पावर, तो यहाँ पे मीटर का 1 पावर है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 1, n कैपिटल कितना हो गया 1, और ओमेगा t, अब देखो साइन के अंदर वाला टर्म क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस, तो t तो डायमेंशन दे रहा है t, ओमेगा उसको काटने वाला चाहिए, तो t इनवर्स। इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप घबराए ना, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं छोटी छोटी बात जो आपको बचा हुआ था वो हम करा दिए, मैथमेटिकल टूल्स वगैरह सब हो गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों मेजरमेंट, ठीक है, और फिर उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए इसको पढ़िए अच्छे से, थैंक यू।